जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में TRF कमांडर सहित 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों ही एनकाउंटर कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए हैं। एक एनकाउंटर कुलगाम के पोम्बाई गांव तो दूसरा गोपालपुरा में हुआ है। मारा गया एक आतंकी आफाक सिकंदर आतंकी संगठन TRF से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को एक बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद के संयुक्त सत्र में एक विधेयक पारित किया है। इससे पहले कोर्ट ने पाकिस्तान को बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा था। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था और पाकिस्तान में राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती दी थी। त्रिपुरा हिंसा में UAPA के तहत आरोपी बनाए गए वकीलों और पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अगले आदेश तक इन पर कठोर कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके UAPA की FIR को चुनौती दी गई है। 2 वकीलों मुकेश कुमार अंसारुल हक अंसारी और एक पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने UAPA के कठोर प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में UAPA लगाने के लिए त्रिपुरा पुलिस से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले की जांच कर रही SIT का पुनर्गठन किया है। इसमें 3 सीनियर IPS अधिकारियों SB शिरोडकर, दीपिंदर सिंह और पद्मजा चौहान के नाम शामिल किए हैं। कोर्ट अब चार्जशीट दाखिल होने और सेवानिवृत्त जज से रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की सुनवाई करेगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने ये कहते हुए फरार घोषित किए जाने का अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका है। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अब कोविड-19 के मद्देनजर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अब सभी कार्यक्रम सामान्य तौर पर आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय में आए कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसको लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। हालांकि कोविड नियमों का पालन करना अभी भी जरूरी होगा। यूपी में एक्सप्रेसवे को लेकर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को क्रेडिट लेने की आदत है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। वहीं इस बार विधानसभा में पूर्वी गाजीपुर से पश्चिमी गाजीपुर तक बीजेपी के सफाई की बात कही। क्योंकि आज जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अब वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। प्रियंका गांधी ने कल बुंदेलखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। प्रियंका ने अपने दौरे की शुरुआत मंदिर में पूजा के साथ की। वहीं नाव से सभा तक पहुंची, जहां यूपी में महिला अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अपने दौरे का समापन प्रियंका ने कामतगिरी की परिक्रमा के साथ किया। आज तक से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि यूपी में वो बदलाव की राजनीति करने आई हैं। संदेश है कि बदलाव लाइए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को, गलत है। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं, फिर केंद्र और दिल्ली सरकार बताए कि पूरे साल इसके लिए क्या किया है। कोर्ट ने पराली जलाने की समस्या को लेकर भी सरकार से सवाल किया, जिसके बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली NCR में प्रदूषण की हालत गंभीर है। दिल्ली के बाद अब यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के DM ने आदेश दिया है कि 21 नवंबर तक गौतम बुद्ध नगर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
वहीं सभी दफ्तर भी 50% कर्मचारी के साथ खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक घर से 9 बम बरामद किए गए हैं। मामला दुबराजपुर का है। दुबराज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में भारी तादाद में असामाजिक तत्वों ने बम छिपा रखा है। पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ घर में छापा मारा और ताला तोड़कर बम बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये घर हसीबुल रहमान नाम के किसी शख्स का है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो यूएस के नागरिकों को ब्लैकमेल करके उनसे ऑनलाइन ठगी किया करते थे। मामला सेक्टर 58 थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी यूएस एजेंट के माध्यम से इसका डेटा निकालते थे और अलग अलग मामलों में फंसाने की धमकी देकर ठगी करते थे। पुलिस की माने तो इस गिरोह ने एक साल में करीब 7 करोड़ की ठगी की थी। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चोरी करने एक घर में घुसे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक अपने साथी के साथ ये आरोपी उस घर में चोरी करने पहुंचा था जहां शादी थी। हथियार न होने की वजह से इसने पिस्तौल जैसा दिखने वाला एक लाइटर लिया। उसी के बल पर यह चोरी करने पहुंचा, मगर लोगों ने लाइटर पहचान लिया और दोनों आरोपियों को पीटने लगे। इस आरोपी का एक साथी तो फरार हो गया, मगर ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में भयानक बवाल मच गया। दरअसल पुलिस ने यहां शराब के अड्डे पर रेड डाली। पुलिस को देखकर लोग भागने लगे। एक शख्स ने पुलिस से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, मगर उसकी मौत हो गई। इसके बाद आसपास के लोग भड़क गए और पुलिस की मुखबिरी करने के शक में एक शख्स के घर पर हमला बोल दिया। भयानक मारपीट के बीच कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिस पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप है। मामला करमाला थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने कत्ल तब किए जब पत्नी और बेटी सो रहे थे। हत्या करके आरोपी फरार हो गया था और पंढरपुर में छिपा था। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर शरणार्थियों और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच तनाव जारी है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शरणार्थियों ने जबरदस्ती पोलैंड में घुसने की कोशिश की। पोलैंड पुलिस ने वीडियो जारी किया। 50 शरणार्थियों को पुलिस ने रोक दिया। म्यांमार के चुनाव आयोग ने आंग सान सू की पर मुकदमा चलाने की बात कही। पिछले साल नवंबर महीने में हुए चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। इसी साल 1 फरवरी को म्यांमार के सेना प्रमुख ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया था। आंग सान सू की 15 और अहम राजनेताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स पत्नी कैमिला पार्कर के साथ जॉर्डन पहुंचे। जॉर्डन के राजा से प्रिंस चार्ल्स ने मुलाकात की। दोनों ने ईसाई धर्म में बेहद पवित्र माने जाने वाली जॉर्डन नदी में उंगली डुबोने की रस्म निभाई। माना जाता है कि इसी जगह पर ईसा मसीह का बपतिस्मा हुआ था। स्पेन के राजशाही परिवार ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो माटारेला का स्वागत किया। अपनी बेटी के साथ स्पेन की राजकीय यात्रा पर माटारेला पहुंचे हैं। स्पेन के राजा रानी ने अपने राजमहल में शाही डिनर का आयोजन किया। बेटी के साथ माटारेला ने हिस्सा लिया। दुनिया में एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रूस, अमेरिका, जर्मनी के साथ यूरोप के ज्यादातर देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जर्मनी में 40,000 नए मरीज मिले हैं तो 38,000 मामलों के साथ रूस में हालात अच्छे नहीं हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। 17 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अब तक यहां 3 करोड़ 88 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस साल 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। म्यांमार की जेल से रिहा होकर अमेरिका अपने घर पहुंचे पत्रकार डैनी फेंस्टर 6 महीनों से जेल में बंद थे। हाल ही में म्यांमार की अदालत ने आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप में 11 साल की कैद की सजा सुनाई थी। डैनी की पत्नी अभी भी म्यांमार में हैं, जल्द ही अपने देश आएंगी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में बिल गेट्स ने हाथ डाला है। अमेरिका के व्योमिंग शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएंगे। 345 मेगावाट के नए प्लांट से 2.5 लाख घरों को बिजली मिलेगी। 2025 में यहां का मौजूदा कोल पावर प्लांट बंद हो जाएगा। रोजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा नहीं लेंगे।
2022 के मध्य से पहले कोर्ट में रोजर फेडरर नहीं दिखेंगे। घुटनों की परेशानी और हाल ही में हुए घुटनों के ऑपरेशन के चलते टेनिस कोर्ट से दूर रहेंगे। $3.5 करोड़ में मशहूर मैक्सिकन चित्रकार फ्रीडा काल्हो की पेंटिंग बिकी। न्यूयॉर्क में मशहूर नीलामी घर सदबीज ने इसकी नीलामी की। फ्रीडा ने साल 1949 में सेल्फ पोर्ट्रेट वाली ये पेंटिंग बनाई थी। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 2 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 62 और रोहित शर्मा ने 48 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा मैच रांची के JSCA स्टेडियम में कल यानी 19 नवंबर को खेला जाएगा। झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते स्टेडियम की 50% क्षमता के साथ दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन मुकाबले के 3 दिन पहले क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत देते हुए ये पाबंदी हटा ली है। अब कल होने वाले मैच में स्टेडियम पूरे 50,000 दर्शक क्षमता के साथ खचाखच भरा रहेगा। करीब 3 दशकों बाद पाकिस्तान को किसी ICC टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका मिलने वाला है। ICC की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लेकिन भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, इसे लेकर भारत में चर्चाओं का बाजार अभी से गर्म हो गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक इसका फैसला वक्त आने पर गृह मंत्रालय की सिफारिश के मुताबिक किया जाएगा। भारतीय टीम 2008 के बाद से पाकिस्तान दौरे पर नहीं गई है।